हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न। यूनिस खान क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्विज। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तत्वों के वर्गीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखते हैं, अगर इस चैप्टर को हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि डोबेराइनर ने भी एक सिद्धांत दिया था, मेंडलीफ ने भी दिया था, न्यूलैंड्स ने भी दिया था। बट इन तीनों को जब कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मेंडलीफ की जो टेबल थी वो काफ़ी एडवांस थी, क्योंकि मेंडलीफ ने क्या किया था, उसके टाइम में टोटल 63 तरह के तत्व थे, तो उसने उन 63 तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया था उनके गुणों के हिसाब से। उसने क्या किया था, उसने ये देखा भी वो किस तरह से ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से विक्रिया करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ की जो टेबल थी वो काफ़ी एडवांस थी कंपैरिजन टू डोबेराइनर या फिर न्यूलैंड्स के, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हम कहें तो मेंडलीफ की थी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की ग्रुप संख्या क्या प्रदर्शित करती है। अब ये देखिए, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बात करता हूँ। आपने क्या याद रखना है, ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, इसी तरह से हम चले जाएंगे ग्रुप नंबर 13 पर, 14 पर, 15 पर, 16, 17 और 18 पर। तो अगर आप इन ग्रुप के तत्वों की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे ग्रुप नंबर 13 में जो तत्व होगा, जैसे एल्यूमिनियम होगा, तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनों को अगर कोषों में सेट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे बाह्यतम कोष में एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी तरह से अगर 14वें ग्रुप में कोई एलिमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी तरह से 15th में जैसे कोई है तो उसके अंदर 5 मिलेंगे। इस तरह से 16th ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 13th में 3, 14th में 4, 15th में 5 होंगे, 16th में 6 क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके एलिमेंट्स में बाह्यतम कोष के अंदर। तो नंबर और 1 और 2 में डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर पहले ग्रुप में कोई एलिमेंट है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोष में, दूसरे ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी तत्व की अगर ग्रुप संख्या आपको पता है तो उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसमें आपने याद रखना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, इसमें ऑप्शन आएगा ये लास्ट वाला, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार किसे माना। मेंडलीफ ने, यानी कि आज जो मॉडर्न जो सारणी है इसको छोड़कर जितनी भी पहले वर्गीकरण की कोशिशें की गई थी उन सब का एक ही कॉन्सेप्ट था कि किसी भी तत्व की जो प्रॉपर्टी है वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, परमाणु द्रव्यमान पर। तो मेंडलीफ ने भी यही माना था। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया उस समय कितने तत्व थे। तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो तत्व होते हैं उनमें ऋणात्मक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो जितनी भी अधातुएं होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, और जितनी भी धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहती है तो उन्हें हम बोलते हैं विद्युत धनात्मक। और ऋणात्मक की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश कौन करता है, वो होता है फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन इतना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है कि ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाए तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी छीन लेगा। हालांकि हम देखते हैं ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन लेने वाला है क्योंकि वह धातु है। जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, इसलिए सबसे अधिक ऋणात्मक कौन माना जाता है, फ्लोरीन माना जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि फ्लोरीन का जो आकार होता है, जो परमाणु आकार होता है, वो सबसे छोटा होता है। तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं 2, 10, 18, 36 है ये सभी हैं। यानी कि देखिए इनकी परमाणु संख्या है ये वाली, हम 1 या 2 एग्जाम्पल से कंसिडर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर ये 10 वाले की बात करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो पहले कोष में 8 आते हैं, 2 आते हैं, दूसरे कोष में 8 आते हैं। इस 18 की वाले की बात करते हैं तो पहले कोष में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, 10 और लास्ट के इतने बचे 8, 18, टोटल 18 हो गए। इस तरह से इसके 2 वाले की बात करते हैं पहले कोष में 2 आएंगे। इसी तरह 36 वाले की बात करते हैं, इसके भी लास्ट कोष में 8 आएंगे। तो यानी कि ये जो भी तत्व है इनमें हमने क्या बात कॉमन देखी कि इनके पहले कोष में 2 और लास्ट वाले कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन आने लग रहे हैं। और जब किसी के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है।
तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो असक्रिय होते हैं, और ये तत्व कौन से होते हैं, ये होते हैं असक्रिय गैसेज, है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, इसमें आएगा असक्रिय गैसें। कहाँ पर होती है ये होती है ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है ना। जो अपनी आवर्त सारणी है उसके टोटल 18 ग्रुप है, तो 18वें ग्रुप के अंदर असक्रिय गैसेज होती है। आवर्त सारणी में दाईं ओर ठीक ऊपर कौन से तत्व है, आवर्त सारणी में दाईं ओर ठीक ऊपर कौन से तत्व है। तो देखिए आवर्त सारणी कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना। तो दाईं यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ, और ऊपर और यानी कि इस जगह की बात करने लग रहा है यहाँ पर। तो आप बताइए यहाँ पर कौन होते हैं, यहाँ पर होती है अधातुएं, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा आपका अधातुएं। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 19 है, यह किसके साथ अधिक सुगमता से क्रिया करेगा, जिसकी परमाणु संख्या दी गई है। यानी कि आपने 19 परमाणु संख्या वाले तत्व की अभिक्रिया इनमें से करवानी है किसी एक के साथ, तो किसके साथ में अभिक्रिया करेगा। तो पहले 19 वाले को समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो 19 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि परमाणु संख्या का मीनिंग होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 है, 19 है, ठीक है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो पहले कक्ष में 8 आएंगे, 2 आएंगे, दूसरे कक्ष में 8 आएंगे, तीसरे कक्ष में 8 आएंगे, और लास्ट वाला चौथा जो कक्ष होगा उसमें 1 आएंगे, यानी कि टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। चौथे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहेगा। अब आपने ये देखना है इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो ये 17 वाला है, ये ऐसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखते हैं इसके पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7, टोटल 17 हो चुके हैं ना। तो ये 7 वाला चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, ठीक है ना। तो आसानी किसे होगी, 19 परमाणु संख्या वाले तत्व को 17 परमाणु संख्या वाले तत्व से विक्रिया करने में आसानी होगी, क्योंकि 19 वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है और 17 वाला लेना चाहता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, इसमें आएगा ये 17। हेलोजन जो है आवर्त सारणी के किस ग्रुप से संबंधित है। हेलोजन किस में आते हैं, हेलोजन आते हैं ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये वाले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक असक्रिय गैस है। असक्रिय गैस अभी जिक्र किया था, जो इलेक्ट्रॉन ना ही लेती है ना ही छोड़ती है, तो ये ग्रुप नंबर 18 में होते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल देखते हैं तो ये है नियोन। नियोन जो है एक एक्सक्रिया गैस का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसका आकार, परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, उसी की वजह से ये किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है, रिपीट है ये फ्लोरीन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, वह तत्व है, यानी कि 15 परमाणु क्रमांक वाला तत्व क्या माना जाएगा, मिश्र धातु माना जाएगा, अधातु माना जाएगा, धातु या उपधातु। तो देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहले में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 8 और तीसरे में कितने आएंगे 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके तीसरे कक्ष में। तो ये क्या करना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं अधातु। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, अधातु। तत्व जर्मेनियम है एक, जर्मेनियम जो है वो क्या है, जर्मेनियम होती है उपधातु, ठीक है ना। ग्रुप 1 तथा ग्रुप 17 के तत्व आपस में बना सकते हैं। देखो ग्रुप 1 वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम में। ग्रुप 17 वाले के पास बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले धनात्मक हो गए, ये लेने वाले ऋणात्मक हो गए, और धनात्मक और ऋणात्मक आयन जब मिलते हैं तो वो बन जाता है आयनिक यौगिक। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, आयनिक यौगिक। तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या है। तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, टेबल को आप देखेंगे उसमें टोटल आपको 8 तत्व मिलेंगे। मेंडलीफ आवर्त सारणी आधारित है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पे। मैंने बताया था जितनी भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लेटेस्ट जो सारणी है उसको छोड़कर पहले वाली मेंडलीफ डोबेरोइनर जो भी है, इन सब की परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी। मेंडलीफ आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या है। इसमें कितने समूह थे, इसमें टोटल थे 8 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्त कौन से होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स, तो ये पीरियड टोटल होते हैं 7। तो लेफ्ट से राइट इस तरह से देखते हैं ना, अगर टेबल को बनाते हैं तो टेबल में आपने समझना है, ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो खड़ी लाइनें हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं, और ये वाली जो इस तरह लाइन लेके चलते हैं इस तरह से, ये वाली इस तरह से आपके लेफ्ट से राइट की तरफ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आवर्त। तो आवर्त कितने टोटल इसमें 7 होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस
द्रव अवस्था में धातु के समान व्यवहार करती है। तो देखिए धातु के समान व्यवहार करने वाली गैस होती है इसमें हाइड्रोजन, क्योंकि आपने पढ़ा है हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन की बात करें हम तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके कोष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कोष के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो H प्लस बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो H माइनस बनेगा। तो ये H प्लस कब बनता है, ये बनता है ज़्यादातर जब ये द्रव गैस में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम धातु से कंपेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, इनमें से धातु कौन सा है, ये जर्मेनियम, स्कैंडियम, सिलिकॉन, ये सभी उपधातु होती है, इसमें गैलियम आएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित परमाणु संख्या वाले तत्वों में से कौन सा तत्व अधातु है। तो देखिए 17 वाले के पास 7 इलेक्ट्रॉन है 12 वाले कक्ष में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 15 वाले के पास 5 है तो 3 लेना चाहेगा। 16 वाले के पास बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 लेना चाहेगा 18 करने के लिए। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं और जो लेने वाले होते हैं वो सभी अधातु होती है। ये सभी किससे संबंधित है, अधातु से। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा लक्षण परिवर्तित नहीं होता। ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पर आप देखिए ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर आप किसी भी ग्रुप की बात कर लीजिए, मान लेते हैं हम आप ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं, तो मैंने आपको उस पहले क्वेश्चन में ये समझाया था कि जो ग्रुप नंबर होता है उसके ये वाला जो नंबर है जैसे 4 है ये, तो इससे ये पता लगता है कि इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो 14 नंबर वाले ग्रुप में जितने भी तत्व होंगे उनके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी। जैसे ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इनके बाह्यतम कोष में, इनके तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, संयोजकता से, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन संयोजकता। निम्नलिखित दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सा तत्व धात्विक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का मतलब होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनों को कोषों में भरना, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4, इस तरह से। तो अब ये कह रहा है धात्विक कौन सा है। अब धात्विक का मतलब धातु का नेचर कौन सा दिखाता है, और धातु कौन सी मानी जाती है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। अब आप ये देखिए इसके बाह्यतम में 4 है तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। इसके पास 5 है तो 8 करने के लिए 3 लेगा। ये वाला जो है ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्योंकि इसके पास एक ही है। 7 लेना मुश्किल है, एक छोड़ना आसान है, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपका 2, 8, 1 वाला। ये सबसे बढ़िया धातु माना जाए। तत्व जिनकी परमाणु संख्या 3 तथा 11 है वे निम्नलिखित दिए गए परमाणु संख्या वाले तत्वों में से किसके साथ रासायनिक गुणों में समानता रखते हैं। यानी कि पहले हम ये देखते हैं कि ये जो तत्व है जिनकी परमाणु संख्या 3 और 11 है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। तो अगर 3 वाले की बात करते हैं तो इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे कक्ष में 1। इसकी बात करते हैं तो इसके पहले कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा तत्व देखना है जिसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आता हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, आप देखिए ये वाला 19 वाला। इसको अगर देखते हैं पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, टोटल 18 और लास्ट में 1, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, 3, 11 और 19 ये एक ही ग्रुप से संबंधित हैं, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा 19 वाला। आज ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो आज जो टेबल है उसके अंदर हम लगभग 118 तत्वों को मान के चलते हैं। तत्वों का त्रिक के रूप में किस वैज्ञानिक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। तत्वों को त्रिक का मतलब 3-3 का ग्रुप बनाया था। तो किसने किया था, डोबेराइनर ने, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो। अष्टक का नियम किसने दिया था, यानी कि जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। उसने तत्वों को बढ़ते क्रम में, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया था और उसने ये कहा कि जैसे सारे गामा पाधा निशा में सुर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसी तरह से इनकी जो गुण है तत्वों के वो रिपीट होते हैं, इसलिए इसको अष्टक का नियम बोला था। तो ये न्यूलैंड्स का था, ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। न्यूलैंड का अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू था। अगर आपने न्यूलैंड्स के तत्व की सारणी देखी है तो उसमें ये उसकी कमी के अंदर गिना जाता है कि वो जो ला था, उसने जो बात कही थी वो कैल्शियम जहाँ पर था वहाँ तक इसकी बात लागू होती थी। उसके बाद वाले तत्वों की रासायनिक गुणों के अंदर काफ़ी परिवर्तन आने लग गया था जो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते थे। प्रथम ग्रुप के ऑक्साइड की प्रकृति होगी। तो आपको पता है प्रथम ग्रुप में कौन आते हैं, पहले ग्रुप में मेटल्स आते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। तत्वों का समूह जिसे मेंडलीफ के बाद खोजा गया।
तो यानी ग्रुप, अगर मेंडलीफ की टेबल देखते हैं तो उसकी टेबल के अंदर इनमें से कौन सी ऐसे तत्वों का समूह था जो मेंडलीफ की टेबल में नहीं थे, वो थे असक्रिय गैसें। ठीक है ना, असक्रिय गैसें इसके टाइम में नहीं खोजी गई थी। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े, यह सोचकर कि उस तत्वों की खोज अभी भी की जानी शेष है। वे तत्व थे, तो वे तत्व कौन से थे? वे थे गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है ना, उसने पहले ही आइडिया लगा लिया था कि ऐसे तत्व होंगे जिनके ये गुण होंगे, और उन गुणों के बाद में तसल्ली करने के बाद में ये पता लगा कि ये गैलियम और जर्मेनियम है, जो कि बाद में डिस्कवर किए गए थे। और उसका आइडिया मेंडलीफ ने पहले ही लगा लिया था और अपनी आवर्त सारणी के अंदर उनके लिए पहले से खाली जगह छोड़ दी थी। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम यह कहा था कि परमाणु संख्या तत्व का आधारभूत गुण है, न कि परमाणु द्रव्यमान। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो आज जो हम टेबल देखते हैं, जिसको हम लर्न करते हैं, वो जिसके नियम पे चली है, वो नियम किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। क्योंकि इसने जितने भी तत्व थे उनको उनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया था बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को माना था कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो तत्वों की गुणों को निर्धारित करते हैं। पर हेनरी मोजले ने सबसे पहले ये कहा कि किसी भी तत्व के रासायनिक जो गुण है वो इनके कोश में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु नहीं है? इनमें से उपधातु कौन सा नहीं है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम ये धातु होती है, उपधातु नहीं है। इसके अलावा ये धातु है या धातु है। सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है? तो सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है? उपधातु। हाइड्रोजन अपने गुणों में किन ग्रुपों के तत्वों से मिलता जुलता है? हाइड्रोजन के जो गुण है वो कौन से ग्रुप से मिलते हैं? तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 से। क्योंकि ग्रुप नंबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और H+ आयन बनाता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो H+ आयन बनाता है, और सोडियम भी Na+ बनाता है, जो किस में आता है? ग्रुप नंबर 1 में आता है। और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है, जिस तरह Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Cl किस में आता है? 17वें ग्रुप में आता है। तो 17वें ग्रुप की तरह हाइड्रोजन H- भी बना सकता है, पहले ग्रुप की तरह हाइड्रोजन H+ भी बना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो गुण है वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 वाले तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को रखा गया। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक एक ही धातु के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन है, तो कार्बन एक कार्बन 12 होता है और एक होता है कार्बन 14। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 6 होती है। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों की परमाणु संख्या 6 है, पर दोनों का परमाणु द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है 12 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 14 होता है। तो ऐसे तत्व, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जो एक जैसे परमाणु संख्या रखते हैं पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और आपने पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जितने भी तत्व हैं उनको उनके परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया गया है। यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की परमाणु संख्या 6 है, इसलिए दोनों को एक ही जगह पे माना जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा कि उसी एक ही स्थान पर। ठीक है ना। समस्थानिकों के कौन से गुण आपस में समान होते हैं? समस्थानिकों के जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण जो है वो भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समस्थानिकों में बराबर होती है, इसलिए रासायनिक गुण इनके एक जैसे होते हैं। बल्कि भौतिक गुण जो होते हैं वो द्रव्यमान पर कुछ निर्भर करते हैं, इसलिए वो अलग हो सकते हैं। इसने पूछा समान कौन से होते हैं, तो वो होते हैं केवल रासायनिक गुण। समस्थानिक भिन्न होते हैं, तो समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? समस्थानिकों में भिन्न होता है उनके परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को किस सामान्य नाम से जाना जाता है? ग्रुप नंबर 1 वाले जो तत्व है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्षार धातुएं। ग्रुप 1 के तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की संख्या क्या होती है? वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। एल्यूमिनियम में परमाणु संख्या 13 है, इसकी संयोजकता है। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखते हो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है,
तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 3 आएंगे, ठीक है ना। तो संयोजकता क्या मानी जाएगी इसकी, 3 मानी जाएगी। ग्रुप 2 में विद्यमान तत्वों की संयोजकता है 2। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप के अंदर तो आप देखते हो कि लगातार उनके परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे ही एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं उनके अंदर जो कोष होते हैं वो लगातार एक एक बढ़ते जाते हैं, तो उनमें कोषों की संख्या बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पे, जिसकी वजह से उनके साइज में बढ़ोतरी होती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या आएगी इसमें, बढ़ती है। आवर्त सारणी में हम अधात्विक तत्वों को पाते हैं। अधात्विक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमने देखा था अधात्विक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, इस जगह पे ज्यादा, ठीक है ना। तो इसमें क्या पाया जाएगा आपका, दाईं और ऊपर किनारे पर, दाईं और ये दाईं आपके सीधे हाथ की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, दाईं और ऊपर किनारे पर। तो ये था आपका क्विज जिसमें हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपने भी इस क्विज को रीअटेम्प्ट करना है। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर।